नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन है, राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। सैन्य शक्ति के साथ दिखी भारत की नारी शक्ति। 75वें गणतंत्र दिवस पर आप देखिए सांस्कृतिक वैभव की छटाओं से भी गुलजार हुआ कर्तव्य पथ और तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी गई सैन्य सलामी। और मुख्य अतिथि फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने पीएम मोदी संग उठाया परेड का लुत्फ। तो ये पूछा जा सकता है कि हमारे इस बार के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो थे। दोनों राष्ट्रपति पारंपरिक बग्गी में पहुंचे और 40 वर्षों बाद हुई इस परंपरा की वापसी। गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत 100 से अधिक महिला कलाकारों ने की। अर्धसैनिक बलों की महिला मोटरसाइकिल दस्ते के कर्तव्यों ने पैदा किया रोमांच और भारतीय वायुसेना की लड़ाकू विमानों के फ्लाई पास्ट ने रोमांच को दिया शिखर। राम के रंग पीली पगड़ी में दिखे मोदी। देश भर से आए 13,000 मेहमानों ने देखा समारोह। और नई दिल्ली में आप देखिए कर्तव्य पथ पर समृद्ध भारत और आसक्त लोकतंत्र के दर्शन हुए। उत्तर प्रदेश की झांकी में तीर कमान हाथ में लिए भगवान राम के दर्शन किए गए हैं, ये आप देख भी रहे। चलिए अच्छी बात है। ये आप देखिए नीतीश के पास पर्याप्त संख्या बल, कल बन सकते हैं 8वीं बार सीएम। ये आप देखेंगे, आप लोग कहोगे कि अभी सीएम है तो मुख्यमंत्री है तो बिहार के, लेकिन आपको मालूम होगा कि पहले ये बीजेपी के साथ थे, फिर आपने देखा होगा कि ये कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर चीफ मिनिस्टर बने थे। अब कहा जा रहा है कि फिर से बीजेपी के साथ मिल रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। एक बार आप देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए ये बिहार आपको देखने को मिलेगा, पटना इसकी राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में आप देखते हैं कि यहाँ 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं और 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। और मैं इसीलिए तो आप लोगों से कहता हूँ कि देखिए एक बात आप लोग क्लियर समझ लीजिए, नेताओं को कोई विचारधारा से कुछ से मतलब नहीं रहता है, कुर्सी से मतलब रहता है। और ये आपको अगर नीतीश कुमार फिर से वहां जाते हैं तो और साफ हो जाता है, आप एक देखेंगे। ज्ञानवापी में नमाज बंद कराने कोर्ट जाएगा मंदिर पक्ष। और अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अब ज्ञानवापी में पूजा होनी चाहिए, नमाज नहीं। एएसआई सर्वे रिपोर्ट से स्पष्ट है कि ज्ञानवापी पहले विशाल हिंदू मंदिर था। और आप सभी को मालूम है कि इसमें कहा जाता है ऐसा कि बनारस में जो ज्ञानवापी मस्जिद है, इससे भगवान के मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, तो उसी को लेकर विवाद हो रहा है। पद्म पुरस्कारों में देखने को मिला सामाजिक न्याय। पद्म पुरस्कार यूं तो उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं, लेकिन वहां सामाजिक न्याय भी दिखा। विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनमें 40 अन्य पिछड़ा वर्ग और 11 अनुसूचित जाति और 15 अनुसूचित जनजाति से आते हैं। रक्षा उत्पादन का रोड मैप बनाएगा भारत और फ्रांस। यह तो पहले से ही स्पष्ट था कि भारत और फ्रांस अपनी रणनीतिक साझेदारी में को नए चरण में ले जाने की तैयारी में है। पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के बीच इस बात की सहमति बनी है कि दोनों देश मिलकर रक्षा उत्पादन का भावी रोड मैप तैयार करेंगे। और जो राफेल हम लोगों ने खरीदे थे, आप देखते हैं यहीं से तो खरीदे थे, फ्रांस से। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पास करने को बुलाया विशेष सत्र। 2 या 3 फरवरी को समिति सौंप सकती है रिपोर्ट। और देखिए समान नागरिक संहिता कहने का मतलब है कि सबके लिए समान कानून की बात हो रही है, तो उसी को आप समान नागरिक संहिता कहते हैं। देखिए उत्तराखंड है, देहरादून इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है, नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था 9 नवंबर सन 2000 में। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। कर्तव्य पद से भारत का शंखनाद। उत्तर प्रदेश की झांकी ने दर्शाई गई अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा।
और 75वें गणतंत्र दिवस पर दुनिया ने भारत की सॉफ्ट पावर भी देखी। पहली बार परेड की शुरुआत मिलिट्री बैंड की जगह शंख और नगाड़े से हुई है। देश के हर कोने से लाई गई 19,000 साड़ियां एवं पदों को किया गया प्रदर्शित। और एक बात आप देखिए कि 26 आप लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से आपका संविधान आ चुका था, गणतंत्र के रूप में हम लोग स्थापित हो चुके थे। तो हर साल आप देखते हैं कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना 26 जनवरी को, तो उसी की बात हो रही है। आप देखिए ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के नायक हैं पद्मश्री डॉक्टर शैलेश नायक। डॉक्टर शैलेश सुनामी वार्निंग सिस्टम व एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के सूत्रधार हैं। इनके प्रयास से 2015 में पीएम मोदी ने लॉन्च किया था एयर क्वालिटी इंडेक्स। और देखिए कि एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, इतने सारे लोगों को पुरस्कार दिए गए हैं तो हर किसी से क्वेश्चंस तो नहीं पूछा जाएगा। तो जो लोग चर्चा में रहते हैं किसी भी कारण से और जो महत्वपूर्ण है उनके नाम आपको याद रखना है, ठीक है। यही स्मार्ट गिरी भी होती है। ये आप देखिए आवाहन संगीत यात्रा से शुरू हुआ गणतंत्र दिवस परेड का आगाज। ये आप देखिए आत्मनिर्भर नारी विकास का मूल मंत्र पर केंद्रित रही मध्य प्रदेश की झांकी। राज्य मंत्रालय व झांकी की थीम देखें तो आप देखिए तेलंगाना में जमीनी स्तर पर जनतंत्र, तेलंगाना की स्वतंत्रता के आंदोलन के योद्धा और उनकी परंपरा। आंध्र प्रदेश में स्कूली शिक्षा में बदलाव, छात्रों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया। लद्दाख विकसित भारत, लद्दाख की यात्रा में रोजगार के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। तमिलनाडु प्राचीन तमिलनाडु में कुदाबोलाई प्रणाली लोकतंत्र की मृतिका। गुजरात धोर्डो, गुजरात के सीमा पर्यटन की वैश्विक पहचान। अरुणाचल प्रदेश बुगुन सामुदायिक रिजर्व विकसित भारत। मणिपुर में थम्बलगी लांगला लॉर्ड्स थेट्स। उड़ीसा में विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। राजस्थान में विकसित भारत में पधारो म्यारे देश। मेघालय में आप देखते हैं मेघालय में उन्नति पर्यटन। इसरो की झांकी में चंद्रयान की सफलता के साथ आप देखिए आदित्य एल की आभा भी देखने को मिली। CPWD की झांकी में आप देखते हैं कि नई संसद के साथ ही इंडिया गेट पर लगाई गई सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को दर्शाया गया है। और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ITVP वाइब्रेंट विलेज की बात हो रही है। चलिए ये आप देख सकते हैं। कर्तव्य पथ पर आप देखिए 40 साल बाद फिर नजर आई पारंपरिक बग्गी। ये 1984 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने आखिरी बार इस बग्गी का इस्तेमाल किया था। इस बग्गी में सोने की परत चढ़ी हुई है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत ने पाई थी यह पाकिस्तान से यह बग्गी। सुरक्षा कारणों से इसका प्रयोग बंद कर दिया गया था बीच में। ये राजनीति की खबरें हैं सब। आप लोग चुनाव आयोग के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा, आप नीचे लिखिएगा। स्टेडियम में आयोजित हुआ था पहला गणतंत्र दिवस समारोह और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते ही जश्न में डूब गया था भारत। 26 जनवरी 1950 की रात परिलोक की तरह नजर आ रहा था राजधानी दिल्ली। और 26 जनवरी 1950 की सुबह 10:18 पर लोकतांत्रिक गणराज्य बना भारत। ये भी याद रखिएगा। अच्छी बात है। एशियाई खेलों की मेजबानी से ठीक पहले 1951 में इस एमपी थिएटर का नाम बदलकर नेशनल स्टेडियम कर दिया गया था। 2002 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया था। तो उसी की बात हो रही है।
ये आप देखिए, अंतरिक्ष विज्ञानियों से लेकर सरपंचों तक 13,000 लोग बने विशेष मेहमान इसके। और इन विशेष आमंत्रणों को कहा गया वास्तविक वीआईपी। और विशेष मेहमानों में 1500 किसान भी थे शामिल। बाल पुरस्कार विजेता बने परेड का हिस्सा। और पहली बार एनसीसी के लड़कियों के दस्ते ने किया मार्च इसमें। तो उसी की बात हो रही पूरा। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस बार फ्रांस के 4 लोग पद्मश्री से सम्मानित हुए। इस बार फ्रांस के 4 लोगों को पद्मश्री सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई। इसका जिक्र करते हुए आधिकारिक सूत्रों में कहा गया कि भारत फ्रांस संबंधों की प्रगाढ़ता को रेखांकित करता है। इस बार फ्रांस के जिन लोगों को यह सम्मान दिया गया उनमें 40 का 100 वर्षीय योग गुरु चार्लोट चोपिन और योग विशेषज्ञ एवं आयुर्वेद चिकित्सक किरण व्यास शामिल हैं। और फेरे सेल्वेन फिलिओजेट और तथा फ्रेड नेग्रेट को भी पद्म सम्मान से दिए जाने की घोषणा की गई है। और फिलिओजेट संस्कृत विद्वान है जो भारतीय संस्कृति अध्ययन को बढ़ाने के लिए समर्पित है। फ्रेड नेग्रेट भारतविद है जो भारतीय संस्कृति के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे रहे हैं। जल प्रबंधन के लिए राज्य अलग प्राधिकरण बनाए। 80% तक पानी के प्रयोग वाली कृषि में सुधार की सबसे बड़ी जरूरत पर राज्य सहमत हुए हैं। केंद्र के साथ बैठक में राज्यों ने पानी की शुल्क के लिए व्यवहारिक ढांचा बनाने पर भी सहमति जताई। राष्ट्रीय जल नीति के अनुरूप राज्यों में भी होगी अलग नीति। कृषि में पानी के इस्तेमाल को भी सुधारना होगा। और जल प्रबंधन की बातें होती रहती ना, पानी से कई जगह आप देखते परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। लोगों को पानी शुद्ध नहीं मिलता है पीने के लिए। बेटियों में दिखी पढ़ने की चाहत। उच्च शिक्षा में बढ़ा 32% नामांकन। शिक्षा मंत्रालय की अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी। पीएचडी में 2 गुनी हुई संख्या। 2021-22 में 2.07 करोड़ बेटियों ने उच्च शिक्षा में लिया था दाखिला, जबकि 2014-15 में आप देखिए यह संख्या 1.57 करोड़ थी। 28.5 हो गई है बेटियों की GER, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। 99 लाख बेटियों ने 2021-22 में पीएचडी के लिए कराया है नामांकन। राज्य में उत्तर प्रदेश शहरों में बेंगलुरु में सबसे अधिक कॉलेज हैं। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या आप देखिए 8,375 है, जबकि कॉलेजों की संख्या में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। चलिए अच्छी बात है। जामिया में 20 विषयों में ही CUET के जरिए प्रवेश। समर्थ पोर्टल पर नहीं दिख रहा पीजी में प्रवेश के लिए JMI का विकल्प। दाखिले के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं विद्यार्थी। बचे हुए सिर्फ 5 दिन। ये आप देखिए मराठा आरक्षण को लेकर भी आप देखिए महाराष्ट्र में काफी राजनीति भी हो रही है। और इस पर आप देखते हैं कि आंदोलन भी कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता जो इसके हैं। इसरो ने हालो ऑर्बिट में आदित्य L1 पर तैनात किया मैग्नेटोमीटर। बूम ग्रहों के बीच के कम तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा। 11 जनवरी को L1 पर हॉलो ऑर्बिट में किया गया था तैनात। देखिए एक और बात बता दूं आप लोगों को कि आदित्य ने पिछले साल 2 सितंबर को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C57 से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष यान से आदित्य के साथ उड़ान भरी थी। और सूर्य मिशन है। और इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है ना, और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। UNGA प्रमुख बोले मुंबई की जीवंतता व ऊर्जा से प्रभावित हूँ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा है। तो आप देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम लोगों ने कल बात भी की हुई थी। और इसीलिए कहता हूँ कि डेली आप लोग जुड़े रहिए, तभी आप लोग अच्छे से तैयारी भी कर पाएंगे। हाथी बाघ हाथी संग पक्षियों का चाहता संसार भी दे रहा है कार्वेट को नया रूप। कार्वेट और उसके आसपास 600 से अधिक प्रजातियों की खूबसूरत और दुर्लभ पक्षी बने आकर्षण का केंद्र। पर्यटन के क्षेत्र में आप देखते हैं कि आप भी यहाँ देखने जा सकते हैं।
ये आपका संपादकीय पाठ है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। एक सामान्य जानकारी भी मिलती है यहाँ से आपको। फ्रांस जैसा दोस्त ना दूजा। तो भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों के मुख्य अतिथि बनने से एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। वह यह है कि फ्रांस ने भारत के गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने के लिए सर्वाधिक 6 बार अपने नेताओं को भेजकर ब्रिटेन और रूस को पछाड़ दिया है और यह सिद्ध किया है कि हमारे मित्र राष्ट्रों की गणना में वह ऊंचे पायदान पर विराजमान है। भारत का फ्रांस के प्रति अटूट विश्वास और सहानुभूति दोनों देशों के सामरिक स्वायत्तता वाले दृष्टिकोण पर आधारित है। वैसे तो फ्रांस विकसित पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों की श्रेणी में आता है, लेकिन उसके दिग्गज प्रणेता और 5वें गणतंत्र के संस्थापक चार्ल्स डी गाल के समय से उसने स्वयं को अमेरिका के अधीन नहीं माना और शीत युद्ध के समय फ्रांस ने अमेरिका की अवज्ञा करते हुए साम्यवादी चीन और सोवियत संघ के साथ रिश्ते बनाए और अमेरिका संचालित नाटो संगठन की कमान से अपनी सेना और परमाणु शस्त्रागार को अलग रखा। डी गाल चाहते थे कि फ्रांस यूरोपीय एकता को मजबूत कर स्वतंत्र तीसरे स्तंभ के रूप में उभरे जो अमेरिका और सोवियत संघ की बराबरी कर सके। इस अवधारणा के तहत फ्रांस वर्तमान की 2 महाशक्तियों अमेरिका चीन से दूरी बनाकर यूरोपीय संघ को तीसरे विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है और भारत जहां अतीत में गुटनिरपेक्षता की रणनीति अपनाता था, लेकिन अब बहुपक्षीयता की राह पर चल रहा है और स्वयं को अमेरिका और चीन से पृथक रखकर स्वतंत्र अग्रणी शक्ति बनना चाहता है। और स्पष्ट है कि भारत और फ्रांस के वैश्विक दृष्टिकोण में काफ़ी समानता है। यह समानता केवल विचार या दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है। पेरिस और नई दिल्ली से ने प्रभावी एवं व्यवहारिक सामरिक साझेदारी विकसित की है, चाहे आधुनिक हथियार हो, परमाणु ईंधन को हो या प्राप्ति की उन्नत तकनीक। फ्रांस में बेझिझक दशकों से भारत की अहम जरूरतों की पूर्ति की है। इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जब फ्रांस ने अमेरिका के दबाव और प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए भी भारत को आवश्यक सैन्य एवं परमाणु सामग्री मुहैया कराई है। 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए, उसके जवाब में पश्चिमी देशों ने हमारी अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार का अभियान चलाया। तब केवल फ्रांस ही इकलौती महाशक्ति थी जिसने भारत को अलग थलग करने के प्रयासों का समर्थन नहीं किया और उल्टे भारत के साथ सामरिक साझेदारी को बढ़ावा दिया। और आप देखते हैं कि उसकी प्रगति में कोई अड़चन नहीं आने दी। भारत जैसे स्वाभिमानी देश को जब भी चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए मदद की जरूरत पड़ती है तो फ्रांस सदैव तत्पर रहा है। इसके विपरीत अमेरिका, ब्रिटेन व अन्य पश्चिमी देश संतुलन बनाए रखने का दोहरा खेल खेलते हैं। वर्ष 2020 में गलवान में चीन के साथ मुठभेड़ के बाद फ्रांस ने राफेल विमानों की आपूर्ति की प्रक्रिया को तेज किया और इससे चीन के आक्रामक इरादों पर अंकुश लगाने में मदद मिली। फ्रांस के विमानों और पनडुब्बियों से भारतीय वायुसेना और नौसेना की मारक एवं रक्षात्मक क्षमताओं में वृद्धि हुई है। रूस के बाद फ्रांस अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य आपूर्तिकर्ता बन गया है। रक्षा क्षेत्र में खरीदार विक्रेता संबंधों से हटकर सह उत्पादन की ओर बढ़ने का जो लक्ष्य भारत ने रखा उसे फ्रांस समझता है। इसी कड़ी में होराइजन 2047 के अंतर्गत दोनों देशों ने एक साथ संप्रभु रक्षा क्षमताओं का निर्माण करने का संकल्प लिया। अगर अमेरिका जेट ईंधन के संयुक्त उत्पादन में 80% प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर सहमत है तो फ्रांस इस मामले में 100% हस्तांतरण की पेशकश कर रहा है और इस समय पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझ रहे रूस पर अपनी सामरिक निर्भरता घटाने के लिए और रक्षा क्षेत्र में विविधीकरण हेतु फ्रांस हमारा अत्यंत विश्वसनीय मित्र है। भू राजनीति में भी फ्रांस भारत का घनिष्ठ मित्र है। हिंद महासागर में फ्रांस को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वहाँ उसके सैन्य अड्डे और कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण है और जिनमें आप देखिए भारतीय सेना को प्रवेश और उपयोग के अधिकार प्राप्त हुए हैं। 2023 में भारत फ्रांस इंडो पैसिफिक रोड मैप की घोषणा हुई जिसके अंतर्गत फ्रांस भारत को हिंद प्रशांत के हर कोने में अपने इलाकों तक पहुंच और सैन्य सुविधाओं को उपलब्ध करा सकता है। भारत को अग्रणी शक्ति बनने के लिए अपने रणनीतिक दायरे का विस्तार करना होगा और इस अभियान में फ्रांस प्रमुख माध्यम बना हुआ है। हिंद प्रशांत के पश्चिमी छोर पर भारत ने फ्रांस और आप देखते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ त्रिकोणीय सामरिक समीकरण बनाए हैं तो पूर्वी छोर पर ऑस्ट्रेलिया के साथ वैसा ही एक और त्रिकोणीय गठन किया गया है। इन विस्तारित रिश्तों से फ्रांस चाहता है कि उसके समुद्री इलाकों में चीन का मंडराता खतरा दूर हो। भारत भी चीन के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा में फ्रांस को एक मूल्यवान सहयोगी समझता है। भारत और फ्रांस सामरिक साझेदारी में सिर्फ एक ही गड़बड़ है, वह यह है कि फ्रांस व यूरोप की चीन के प्रति सामरिक अस्पष्टता।
फ्रांस भले ही हिंद प्रशांत में भारत और अन्य साझेदारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो, लेकिन हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि चीन फ्रांस का अव्वल व्यापारिक भागीदार है। और मैक्रो का कहना है कि यूरोप का ताइवान जैसे विवादों में अमेरिका से दूरी बनाए रखनी चाहिए, चीन को उकसाने से परहेज करना चाहिए। सामरिक स्वायत्त फ्रांस की ताकत तो है, लेकिन अगर उसके नाम पर फ्रांस और अन्य यूरोपीय देश चीन का भरपूर भू राजनीतिक प्रतिकार करने से कतराते हैं तो इससे चीन को ही फायदा मिलेगा। भारत फ्रांस द्विपक्षीय साझेदारी को बहुपक्षीय क्वाड समूह के संग आपसी तालमेल बनाए रखना आवश्यक है। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ फ्रांस का कुछ वर्षों पूर्व से जो तनाव भड़का था वह अब शांत हो गया है। यदि भारत और फ्रांस सबका साथ वाले महामंत्र का अनुसरण करेंगे तो दोनों देशों की बेमिसाल दोस्ती अधिक प्रभावशाली बनेगी। स्तंभकार से प्रकाशित न होने जारी पुस्तक फ्रेड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेखक हैं, इनका नाम है श्री राम चौलिया। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। कोचिंग को नियंत्रण करने की चुनौती। अभी आप देखते हैं कि जो सरकार ने कुछ नियम बनाए ना, उसको लेकर बातें हो रही है। हाल में शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों की पंजीकरण छात्रों की नामांकन की आयु वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता उन संस्थानों द्वारा छात्रों एवं अभिभावकों के किए जाने वाले वादे शुल्क आदि को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके उल्लंघन पर दंड के प्रावधान भी किए गए हैं। दिशा निर्देश स्वागत योग्य है, परंतु इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विद्यार्थियों और शिक्षकों अभिभावकों के मध्य व्यापक विचार विमर्श आवश्यक है। और निसंदेह सफलता का सब्ज बाग दिखाते हैं और सपने बेचते कोचिंग संस्थानों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। लगभग सभी छोटे बड़े शहरों में कोचिंग संस्थान कुकुरमुत्ते की तरह उग आए हैं। कोचिंग ने सामान्य व्यवसाय से आगे निकलकर संगठित उद्योग का रूप ले लिया है। ऑनलाइन कोचिंग की पैठ तो अब घर के भीतर तक हो गई है। इन्फिनियम ग्लोबल रिसर्च रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कोचिंग उद्योग का सालाना कारोबार करीब 58,000 करोड़ का है और अगले 5 वर्षों में यह बढ़कर आप देखिए करीब 1,34,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन नेशनल एजुकेशन की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश में 85 लाख छात्र विभिन्न प्रकार की कोचिंग ले रहे हैं। 2023-24 में अकेले कोटा में ही 2.05 लाख विद्यार्थी कोचिंग के लिए आए हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का 2020 का सर्वेक्षण बताता है कि कक्षा 11वीं-12वीं के 25% छात्र अलग अलग विषयों के लिए कोचिंग ले रहे हैं। और देखिए, अगर स्कूलों की क्षमता सुधरे तो कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो उस पर भी ध्यान देना होगा। एक दौर था जब पढ़ाई में कमजोर छात्रों के लिए कोचिंग आवश्यक समझी जाती थी, परंतु इन दिनों कोचिंग एक चलन ही नहीं, स्टेटस सिंबल माना जाने लगा है। आखिर इन स्थितियों का जिम्मेदार कौन है? क्या गुणवत्ता बोर्ड शिक्षा के अभाव में कोचिंग उद्योग पनप रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाठ्यक्रम एवं प्रतियोगी परीक्षाओं प्रारूप एवं पद्धति के मध्य व्याप्त दूरी विद्यार्थियों को कोचिंग के लिए विवश करती है? सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आज कोचिंग आवश्यक हो गई है। शिक्षा जगत की नीति नियंता यदि गहराई से विचार करें तो पाएंगे कि शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त अधिकांश समस्याओं, अनियमितताओं एवं कदाचार की जननी कोचिंग की फलती फूलती संस्कृति है। सफलता को कभी सतत साधना का प्रतिफल समझा जाता था, लेकिन आज हर कोई उसका शॉर्टकट ढूंढ रहा है। कोई यह समझने को तैयार नहीं कि विद्यार्थियों की सफलता उनके व्यक्तित्व के विकास तथा अथवा निर्माण का कोई तय सूत्र या निर्दिष्ट फॉर्मूला नहीं होता है, और इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी की प्रकृति, प्रवृत्ति, सामर्थ्य, सीमाओं को समझना होगा और उनके साथ सुदीर्घ एवं गुणवत्ता युक्त समय बिताए बिना यह संभव नहीं होगा। क्या कोचिंग संस्थानों के सीमित लक्ष्य, व्यवसायिक दृष्टिकोण, यांत्रिक दिनचर्या, अंकों रैंकों की गुणाभाग, परीक्षा की अंतरहीन श्रृंखला आदि की प्रचलित व्यवस्था में यह सब संभव है? स्मरण रहे कि विद्यार्थी नीरस और उबाऊ दिनचर्या के दोहराव के यंत्र अथवा अंक बटोरने की मशीन नहीं है, और ना ही वे बनाए ढांचे में तैयार किए जाने वाले उत्पाद हैं। वे मन, बुद्धि, भावना और संवेदना से युक्त मनुष्य हैं, जिनका समग्र एवं संपूर्ण विकास एक स्वस्थ, संतुलित परिवेश और रुचिपूर्ण रचनात्मक दैनिक गतिविधियों की अपेक्षा रखता है। विद्यालयी शिक्षा में तो फिर भी विद्यार्थी के मानसिक बौद्धिक विकास के साथ साथ उनके सृजनात्मक भावनात्मक विकास की न्यूनाधिक चिंता की जाती है और तदनुसार पाठ्यक्रम एवं सहभागी क्रियाकलापों आदि की रचना की जाती है। परंतु कोचिंग का वातावरण, गलाकाट, प्रतिस्पर्धा, सफलता का दबाव उन्हें अनावश्यक तनाव और कुंठा की ओर ले जाता है, और इसकी भयावह परिणति कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे विद्यार्थियों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। 2023 में आप देखिए अकेले कोटा में ही कोचिंग ले रहे 26 विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली है। इससे कोचिंग संस्थानों की भयावहता, वहाँ अध्ययनरत विद्यार्थियों की वास्तविक मनस्थिति का सहज अनुमान लगाया जा सकता है।
और कोचिंग संस्थान सपनों के सौदागर हैं। भ्रामक विचार प्रसार एवं आक्रामक विज्ञापनों के जरिए वे छात्रों उनके अभिभावकों को वर्गलाते हैं। अधिकांश अभिभावक भी बच्चों की रुचि, क्षमता, प्रवृत्ति आदि पर विचार किए बिना उन पर अपने सपनों का भार थोपने की भूल पर कर बैठते हैं, जिसका परिणाम पर्याप्त त्रासद ही होता है। कोचिंग संस्थाओं के अतिरेक पूर्ण दावों और सफल विद्यार्थियों के चमकते धमकते चंद सितारा चेहरों के पीछे लाखों विफल विद्यार्थियों के दर्द, आंसू और स्याह सच सामने नहीं आते हैं। केवल भेड़ चाल के कारण बहुत छोटी आयु में बच्चों को कोचिंग की भट्टी में झोंकने से उनका बचपन छिन जाता है। अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा करते करते कोचिंग की यांत्रिक दिनचर्या का भार ढोते ढोते उनके जीवन से बाल सुलभ सहज आनंद और उल्लास लगभग लुप्त हो जाता है। अच्छा होगा कि नीति नियंता इस पर विचार करें कि छात्रों को किन कारणों से कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है। इन कारणों की पहचान करके उनका निवारण करके ही बेलगाम कोचिंग उद्योग को नियंत्रित किया जा सकता है। कोचिंग उद्योग ट्यूशन की संस्कृति का विस्तार है और आज प्राइमरी स्कूलों के छात्रों को भी ट्यूशन लेना पड़ता है। यह स्थिति हमारी शिक्षा व्यवस्था का उपहास है। लेखक शिक्षाविद एवं सामाजिक संस्था शिक्षा सोपान के संस्थापक हैं, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। देखिए यहाँ भी अच्छा एक कॉलम लिखा जाता है, शुभ अशुभ। मनुष्य की सामर्थ्य सीमित है और तब भी इस सीमित परिवेश के भीतर जो जितना जानता है उसे लेकर कह सकता है कि मैं अपनी अल्प बुद्धि से जितना जानता हूँ एवं समझता हूँ उसके अनुसार काम करता हूँ। मैं किसी चीज की गारंटी नहीं दे सकता। यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति है। यह अह के भाव को खत्म कर देती। सांसारिक ज्ञान जिस प्रकार का हो या जितना अधिक हो, किसी को उसका पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है। तब फिर इसे लेकर ना शर्म करने की बात है और ना ही घमंड करने की, क्योंकि ज्ञान तो एक ही है और वह है ईश्वर विषयक ज्ञान। ईश्वर को जानने का जो प्रयास है वही सही ज्ञान है। उसी से जो सकारात्मक कार्य होते हैं उन्हें शुभ कर्मों की संज्ञा दी गई है। पढ़ लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर दे देता हूं, तो वहां से डाउनलोड कर लिया करिएगा। इस सच का सामना ये आप देखिए, वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि एएसआई की ओर से किए गए सर्वे के इस निष्कर्ष पर आश्चर्य नहीं है कि यह मंदिर को ढाकर मस्जिद बनाई गई थी। एएसआई के इस सर्वे की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह तो खुली आंखों से दिखता है कि मंदिर के ऊपर मस्जिद खड़ी है। वास्तव में कोई नेत्रहीन भी इस परिसर की दीवारों को टटोल कर यह बता सकता है कि जिसे मस्जिद कहा जा रहा है वह मंदिर है। क्या मंदिर है और क्या मंदिर को ज्ञानवापी मस्जिद कहने वालों के पास इसका कोई जवाब है? उसकी दीवारों पर उकेरे गए संस्कृत के श्लोक और देवी देवताओं की प्रतिमाएं किस बात की सूचक हैं? उन्हें यह भी बताना चाहिए कि तथाकथित मस्जिद परिसर में नंदी की प्रतिमा क्या कर रही है। यह एक विडंबना है कि जिस बात का निर्धारण खुली आंखों से हो सकता है उसके लिए एएसआई के सर्वे का सहारा लेना पड़ रहा है। और इससे भी बड़ा विडंबना मस्जिद पक्ष का इस तरह की दलीलें देना है कि एएसआई की रिपोर्ट अदालत का फैसला नहीं है। मस्जिद पक्ष का यह तर्क भी हास्यास्पद है कि एएसआई की रिपोर्ट के अध्ययन और विश्लेषण में समय लगेगा। अच्छा यह होगा कि मस्जिद पक्ष एएसआई की रिपोर्ट के साथ औरंगजेब के दरबारी की ओर से लिखी गई माआसिर ए आलमगिरी का भी अध्ययन करें, जिसमें लिखा है कि बादशाह के आदेश से बनारस में विश्वनाथ मंदिर को गिराया गया था। ज्ञानवापी मामले में मस्जिद पक्ष के रवैये से यदि कुछ स्पष्ट हो रहा है तो यही कि वह वैसी भूल न जानबूझकर करने पर आमादा है जैसे अयोध्या को लेकर की गई है। यह मस्जिद पक्ष यह सोच रहा है कि ज्ञानवापी मामले में पूजा स्थल अधिनियम उसके लिए मददगार बन सकता है। अब आप कहोगे कि पूजा स्थल अधिनियम क्या कहता है? तो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ, चाहे वो मंदिर तोड़े गए, मस्जिदें तोड़ी गई हो, सभी को भूलना होगा। लेकिन 15 अगस्त की तारीख तय की गई 15 अगस्त 1947 की, कि इस दिन जहाँ मंदिर है वहाँ हमेशा मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है जहाँ वहाँ हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन इस कानून को ही चुनौती दी गई है, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि एक तो आप देखिए यह कानून न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है, दूसरे मंदिर पक्ष ने से यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वह जीती मक्खी निकलने को तैयार रहे। और न्याय और नैतिकता का तकाजा यही कहता है कि ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर के रूप में स्वीकार किया जाए, उस पर दावा छोड़ दिया जाए। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि स्वयं इस्लामी मान्यताएं यह कहती हैं कि किसी दूसरे की इबादत अथवा झगड़े वाली जगह पर पढ़ी गई नमाज जायज़ नहीं होती है। और यदि मस्जिद पक्ष और साथ ही मुस्लिम नेतृत्व इस इस्लामी मान्यता के प्रति तर्क भी ईमानदार हैं तो इसे सच का सामना करना चाहिए। और सच यही है कि बनारस में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। यह काम मथुरा के साथ अन्य अनेक स्थानों पर भी किया गया। इसके अखंड साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। बात और उदाहरण दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। इस मस्जिद के
पट में ही लिखा है कि इसे 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। नियमों का पालन। तो उत्तर प्रदेश में बरेली फर्रुखाबाद राजमार्ग पर गलत दिशा में आए एक कंटेनर और ऑटो की टक्कर से आप देखिए में 12 लोगों की मौत की घटना अत्यंत दुखदायी है। इस घटना से सीख लेने की जरूरत है। किन्हीं भी स्थितियों में यातायात के नियमों निर्देशों का उल्लंघन न किया जाए। यह दुस्साहस ही है कि बिना सोचे विचारे एक ऑटो में 12 लोगों को बैठा लिया जाए, जबकि उसकी कुल क्षमता 4 लोगों की बैठने की है। ये तो आप लोग भी देखते होंगे कि ठूस ठूस के भर दिया जाता है। और शायद इतनी बड़ी घटना ना होती, किंतु ऑटो में 12 लोगों को बैठाने को भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसकी परिणति ऐसी दुखद घटना के रूप में हुई है जिसका दर्द मृतकों के स्वजन को जिंदगी भर सलता रहेगा। सभी लोग पौष पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने इस बात की कल्पना तक नहीं की थी कि आगे चलकर अनियंत्रित टैंकर के रूप में मृत्यु उनका इंतजार कर रही है। टैंकर चालक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि यदि ऑटो में सिर्फ चालक बैठे होते तो जनहानि कितनी कम हो जाती। हर वाहन में लोगों के बैठने की क्षमता निर्धारित होती है और उसी के अनुसार उसका निर्माण कराया जाता है, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त ऑटो में अतिरिक्त बेंच लगाकर 8 और लोगों को बैठा कर लिया गया था। अधिक सवारियां ढोने के उद्देश्य से लोग वाहनों में इस तरह के परिवर्तन करा लेते हैं जो न सिर्फ नियमों के विपरीत हैं बल्कि लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर धार्मिक मेलों और गंगा स्नान आदि के लिए लोग ट्रैक्टर ट्राली में क्षमता से अधिक सवारियां बैठा लेते हैं, जो खतरनाक है। पूर्व में इसी वजह से कई बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। परिवहन विभाग को चाहिए कि वह अभियान चलाकर ऐसे वाहनों की पड़ताल कराएं जिन्हें उनके मूल स्वरूप से परिवर्तित कर दिया गया है। विशेष तौर पर मान स्कूली वाहनों में ऐसा किया जाना चाहिए। अभी आपको बताया था ना कि बस में मैं आया था, आप सोचिए कि उसमें आप देखेंगे पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, और आप सोचिए कि पुलिस वाले आते हैं 150 रुपये लेके वो निकल जाते हैं, वो रोकते ही नहीं बस वालों को। तो आगे दुर्घटना होती है, फिर आप देखते हैं सरकारें जागती हैं, फिर कदम उठाती हैं। कैरियर निर्माण का बढ़ता दबाव। आजकल छात्र छात्राओं का सपना पढ़ाई लिखाई संपन्न होने के कारण खूब रुपए कमाना, अपने तथा परिवार के लिए तमाम सुख सुविधाएं जुटाना होता है। और आज में आप देखिए कि वो कहते हैं ना कि फल की इच्छा मत करिए, अपने कर्म करिए। आज फल की इच्छा पहले की जा रही, फल को पहले देखा जा रहा है। और नंबर, और आप देखते हैं कि जो नौकरी है ना, यही पाना मूल उद्देश्य रह गया है। दूसरी ओर उनके माता पिता एवं अभिभावकों की भी अपने बच्चों से बड़ी अपेक्षाएं रहती हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे वह सब कर सकें जो वे अपनी जीवन में नहीं कर पाए हैं। उनकी इच्छा होती है कि उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई पूरी कर शीघ्र एक अनुकूल नौकरी प्राप्त करें ताकि उनकी महत्वाकांक्षाएं भी पूरी हो सके। ऐसे में गांव शहर के तमाम गली मोहल्लों में कुकुरमुत्तों की तरह फैल पसर चुके कोचिंग सेंटरों के मनोवांछित क्षेत्रों में सफलता दिलाने के दावों गारंटियों के प्रति आकर्षित होकर अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन तो इस कोचिंग सेंटरों में करा देते हैं, लेकिन बाद में जब सारे सपने चकनाचूर होने लगते हैं तो उनके जीवन में निराशा घेरने लगती है। यह सारी दुनिया झूठी और लोग धोखेबाज लगते हैं, और ऊपर से माता पिता एवं अभिभावक की महत्वाकांक्षाओं का बोझ उन्हें और दबा देता है। देखते ही देखते अपने स्वर्णिम सपनों के टूटने के दुख और भविष्य की भयंकर चिंता के गहरे द्वंद्व में छात्र और छात्राएं इस प्रकार से उलझ जाते हैं कि उनसे बाहर निकल पाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। और उनके जीवन में अकस्मात आई यह भय, चिंता, अनिश्चितता की स्थिति उन्हें भीतर से इतना तोड़ देती है कि कई बार वे आत्महत्या तक का रास्ता चुन लेते हैं। देखा जाए तो हाल के वर्षों में हमारे देश में कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की आत्महत्या की घटनाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है। हालांकि इसके कई कारण हैं, परंतु सबसे बड़ा कारण यह है कि अक्सर छात्रों को जब यह महसूस होता है कि वे अपने अभिभावक की अपेक्षाओं पर खतरा नहीं उतर रहे, तो वे अपनी जीवन लीला को समाप्त करने जैसा भयावह कदम उठा लेते हैं। लिहाजा छात्र छात्राओं में बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटरों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। कोचिंग के निर्देश केंद्र के पंजीकरण विनियमन हेतु दिशा निर्देश 2024 नामक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग सेंटर अब 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नामांकन नहीं कर पाएंगे। साथ ही कोचिंग सेंटरों द्वारा भ्रामक वादे करने एवं रैंक अथवा अच्छे अंक दिलाने की गारंटी देने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। केंद्र सरकार का प्रयास सराहनीय है, किंतु दिशा निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न राज्य सरकारों को भी गंभीर पहल करनी होगी, और इसके अतिरिक्त अभिभावक को भी छात्र छात्राओं पर अपनी महत्वाकांक्षाएं थोपने से बाज आना होगा। लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनके द्वारा लिखा गया है, ये आप देख लीजिएगा। यहाँ आप लोग देखेंगे कॉलम रहते हैं, देख लिया करिएगा अगर दिलचस्पी हुआ करे तो। परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का हल
केंद्र सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रासंगिक परिवर्तन के लिए निरंतर नवाचारों को प्रोत्साहन कर रही है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की शुरुआत की है, जिसे एक बेहतर पहल के रूप में समझा जा रहा है, परंतु इसकी राय में कई चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, जिसके समाधान की राय आसान किए जाने के बारे में अभी से विचार किया जाना चाहिए। और देखिए, अगर इसे हम लोग आसान शब्दों में एबीसी के नाम से जाना जाता है। सरकार ने एबीसी प्रणाली की को शिक्षा क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े नवाचार का दर्जा दिया है। यह एक तरीका का हर छात्र का बैंक अकाउंट जैसा होगा। अंतर केवल यह होगा कि यहाँ पैसे की जगह आप देखिए छात्र के उस समय तक के अंकों, जिन्हें क्रेडिट के नाम से जाना जाता है, उसे जमा किया जाएगा, ताकि कोई भी छात्र या कोई भी संस्थान किसी भी समय यह देख पाए कि किसी ने कितने अंक अर्जित किए हैं। और इसके अंतर्गत छात्र अलग अलग शिक्षण संस्थानों के से अंक या क्रेडिट अर्जित कर अपनी डिग्री पूरी कर सकता है। कोचिंग का कारोबार पर शर्त आधारित लगाने की बात भी हो रही है, तो वही बात हो रही है। मौसम यात्राओं का खरी खरी तंज कसा जाता है। खिली धूप और छटने लगा कुहासा, देख लीजिए। जीवन स्तर में सुधार के संकेत। बीते एक दशक में केंद्र सरकार की जन कल्याण संबंधी योजनाओं को आधार बनाते हुए नीति आयोग ने लोगों की जीवन स्तर में व्यापक सुधार होना पाया, जो सुखद है। नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित आय करके आया था ना 2015 में, उसी की बात हो रही है। जिला निर्यात हब के लिए करें 5,000 करोड़ का आवंटन। वस्तु निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य जिलों की भागीदारी जरूरी है। देश के 500 जिलों में निर्यात प्रोत्साहन रणनीति तैयार, लेकिन युवाओं सुविधाओं की कमी से इस पर नहीं हो पा रहा है अमल। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बजट में मैन मेड फैब्रिक की वैल्यू चेन के लिए एक समान जीएसटी करने की मांग हो रही है। 70% हिस्सेदारी देश के सिर्फ 5 राज्यों की वस्तु निर्यात में। 30% का योगदान देता है गुजरात अकेले वस्तु निर्यात में। देख रहे हैं, लगातार छठी बार बजट पेश कर कई रिकॉर्ड अपने नाम करेंगी सीतारमण। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी ने लगातार 6 बजट पेश किए थे। मनमोहन, अरुण जेटली, चिदम्बरम, यशवंत सिंह सिन्हा का रिकॉर्ड तोड़ेंगी। चलिए, अच्छी बात है। 10 महीनों में रिकॉर्ड 75,000 पेटेंट, गोयल साहब कह रहे हैं। किंतिम बनी देश की पहली एआई यूनिकॉर्न कंपनी। सेल्स 4 करेगी 700 कर्मचारियों की छटनी, देख लीजिए। चौथी तिमाही में इंटेल को $2.66 अरब का लाभ हुआ। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का शुद्ध लाभ 41% बढ़ा, 41%। तेल कंपनियों में इक्विटी के रूप में 15,000 करोड़ डालेगा केंद्र। एनसीआर में औद्योगिक स्थानों गोदामों की मांग बीते वर्ष 42% घटी। परिवहन में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए फंड देने को तैयार है। और आप देखिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने परिवहन क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में दिया आश्वासन। अभी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए सिर्फ 496 करोड़ रुपए का किया गया आवंटन। इलेक्ट्रिक वाहनों से भी ज़्यादा पर्यावरण अनुकूल है ग्रीन हाइड्रोजन सेल। चलिए, अच्छी बात है, पर्यावरण के अनुकूल है, ये भी देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है, तो सब कुछ है, बस पढ़ते रहिए आप लोग ईमानदारी से। मणिपुर में अनुच्छेद 355 लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री ने साधी चुप्पी। राज्य में भ्रम की स्थिति है ना। यह अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को राज्यों को बाहरी आक्रमण और आतंकी अशांति से बचाने का आदेश देता है। या फिर प्रावधान केंद्र में प्रवेश को सरकार को बर्खास्त किए बिना राज्य की कानून व्यवस्था नियंत्रित करने का अधिकार देता है। उसी की स्थान हो रही है। ये आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। आप लोग देख रहे हैं कि वहाँ गाजा में चल ही रहा है नरसंहार। दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि उठापटक चल रही। दुनिया भर में रही भारतीय गणतंत्र दिवस की धूम। भारत अमेरिका संबंधों का सूत्रधार रहा भारतवंशी समुदाय, संधू कह रहे हैं। अमेरिका में पहली बार नाइट्रोजन गैस सुंघा कर दी गई, मौत की सजाए आप देखेंगे। 1982 में जहरीले इंजेक्शन से मृत्युदंड दिए जाने का प्रावधान करने के बाद से अब तक इसका ही प्रयोग होता रहा है। अलबामा जेल में बंद 58 वर्षीय केनेथ यूजीन स्मिथ को मास्क के माध्यम से नाइट्रोजन गैस दी गई है। और गैस देते ही उसका शरीर कांपने लगा और उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी। तकरीबन 22 मिनट की प्रक्रिया के बाद उसके शरीर में ऐंठन आ गई और 8:25 पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। स्वीडन की नाटो सदस्यता का समर्थन करने के बदले तुर्कियों को मिली F-16। ये उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में शामिल होने की बात हो रही ना इसकी। अभी 31 सदस्य हैं उसमें।
मुक्त व्यापार वार्ता रोकने के ब्रिटेन के फैसले से कनाडा निराश है। वैश्विक शांति के लिए भारत ब्रिटेन को साथ आना चाहिए, क्लेवरली कह रहे हैं। एक खेल का क्षेत्र है, ये भी देख लिया करिएगा। क्रिकेट को आप लोग पसंद करते हैं तो मुझे लगता है एक एक गेंद देखते होंगे। सेमीफाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम पहुंची है। ऋतिजा पैसाल के 4 और दीपिका सोरेक के तीनों गोलों की मदद से आप देखिए हराकर FIH महिला हॉकी 5 विश्व कप की सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। PC में बदलाव से प्रदर्शन पर नहीं पड़ा असर, खबर पाकिस्तान के बोर्ड की बात हो रही है। अली रेजा से भिड़ेंगे गुकेश। पहले 10 दौर में बढ़त बनाने वाले ग्रैंड मास्टर डी गुकेश यहाँ चल रहा टाटा स्टील मास्टर सदरन टूर्नामेंट के 11वें दौर में फ्रांस के अली रेजा फिरोजा से भिड़ेंगे। लिवरपूल के मैनेजर जर्गेन क्लॉप सत्र के अंतिम में क्लब छोड़ेंगे। सिनर ने 10वीं बार के चैंपियन जोकोविच को सेमीफाइनल में हराया। अब फाइनल में डेनिल मेदवेदेव से भिड़ेंगे। नोवाक के विरुद्ध विगत 4 मैचों में तीसरी जीत है। चलिए उसी की बात हो रही है। बीती दर्शन ने हारे किरण। भारतीय क्वालीफायर किरण जॉर्ज का शानदार अभियान। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स के क्वालीफाइनल में वर्तमान विश्व चैंपियन कुंडलावत बीती दर्शन के हाथों हार कर समाप्त हो गया है। देखिए आप लोगों को क्यों डरे परीक्षा से, इस तरह के आर्टिकल पढ़ लिया करिएगा, लेकिन कुछ बातें आपको बता देता हूं मैं। एक तो आप लोग रूटीन बना के रखिए। मैं कहता हूं अगर 3 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो डेली पढ़िए 3 घंटे। और यकीन मानिए अभी भी लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, डेली नहीं पढ़ रहे हैं, उन्हें लगता है कि सब ऐसे ही हो जाएगा। तो मैं कहता हूं जितना पढ़ना है आपको एक रूटीन बना के डेली फॉलो करिए उस पर, ठीक है। और फ्री माइंड होकर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है और फिर आप देख रहे हैं कि फिर आप पढ़ रहे हैं, तो ये भी देखने में बुरी स्थिति है। योगा करते रहा करिएगा, थोड़ा व्यवस्थित रहिए, अपने आप को सही दिशा में तैयारी भी करें, खुद को परखें, सिलेबस को पढ़ें, तैयारी की रणनीति बनाएं, सीमित रखें अध्ययन सामग्री, लेकिन अच्छे से पढ़ें, पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखें। थोड़ी आपको भी रिसर्च करनी होगी, मेहनत करनी होगी। देखिए, और मैं कहता हूँ कि जरूर सब कुछ अच्छा होगा, इतना याद रखिएगा। जो जिला में सरपट दौड़ रही जिंदगी, बना रिकॉर्ड। हिमपात न होने से खुला है श्रीनगर कारगिल राजमार्ग। एक कार उत्सव में आस्था का सैलाब। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में नागरकोइल शहर में नागराजा मंदिर के कार उत्सव समारोह में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। नागराजा मंदिर नागों के राजा वासुकी की पूजा करने वाली हिंदू मंदिर है। शहर का नाम भी इसी मंदिर से पड़ा है और इसमें नागों की संख्या असंख्य मूर्तियां हैं। भारत में नाग पूजा का प्रचलन। यह मंदिर चारों धाम जैन, बौद्ध और शैव वैष्णव का प्रतीक है धर्म का। चलिए अच्छी बात है। यहाँ आप देखिए जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर सहमत हुए 60 देश। अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ सहित 60 देशों ने 1967 में आज ही के दिन संधि पर हस्ताक्षर कर बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर प्रतिबद्धता जताई थी। यूएन की इस संधि के तहत अंतरिक्ष में व्यापक तबाही वाले हथियारों पर रोक का समर्थन किया था। स्टीव जॉब्स ने किया एप्पल के पहले आईपैड का अनावरण। एप्पल के CEO स्टीव जॉब्स ने 2010 में आज ही के दिन आईपैड का अनावरण किया पहले, और सैन फ्रांसिस्को में किया था। एप्पल की पहली पीढ़ी के आईपैड में A4 प्रोसेसर, 9.7 इंच की टच स्क्रीन, मोबाइल नेटवर्क जैसी सुविधाएं थी। कंपनी ने यह पहले 80 दिनों में 30 लाख आईपैड बेच दिए थे। वनों और प्राकृतिक संपदा के रक्षक थे वीर निर्मल मुंडा। वनवासियों के अधिकारों के लिए अंग्रेजों से लड़ने वाले निर्मल मुंडा का जन्म 1894 में बंगाल प्रेसिडेंसी के गंगापुर स्टेट में हुआ था। कुछ समय तक लाइम स्टोन कंपनी में नौकरी करने के बाद गांव लौट आए और अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1939 में 10,000 वनवासियों की विशाल सभा का आयोजन किया। प्रशासन वनवासियों पर गोली चला दी और निर्मल मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 1947 में मुक्त हुए। 2 जनवरी 1973 में वीर निर्मल मुंडा की डेथ हो गई थी। कश्मीर में कांगड़ी कैंसर के मामले में आई कमी। घाटी में लोग ठंड से बचाव के लिए करते हैं कांगड़ी का उपयोग। तो
और त्वचा के साथ कई नाड़ियों तक हो जाती है क्षति। ये आप देखिए कांगड़ी कैंसर के नए मामले आते थे औसतन 20, और अधिक और लंबे समय तक कांगड़ी सेंकने से होता है स्वास्थ्य को नुकसान। अत्यधिक उपकरणों के प्रयोग व जागरूकता में आई मामले। चलिए अच्छी बातें हैं, चलने दीजिए। 2024 का पहला पूर्णिमा का चांद। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में ऑकलैंड बेब्रिज की पृष्ठभूमि में इस वर्ष का पहला पूर्णिमा का चांद। गुर्दा प्रत्यारोपण से आंखों की रोशनी हो सकती है प्रभावित। NSN मेडिकल कॉलेज में हुआ शोध। लंबे समय तक स्टेरॉइड लेने से आंखों में संक्रमण का खतरा है। प्रत्यारोपण करा चुके मरीजों को अंधता से बचाने के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ से ले परामर्श। आंसू निकलना बंद, बढ़ रहा चश्मे का नंबर, ये भी देखने को मिलता है। अनिद्रा की एक वजह एनर्जी ड्रिंक प्रति लीटर में होता है 150 मिलीग्राम कैफीन। चीनी, विटामिन, खनिज और अमीनो एसिड भी अलग अलग मात्रा में होते हैं। चलिए, बच्चों की वंशानुगत बहरेपन में नई जीन थेरेपी कारगर है। अनुसंधान कह रहा है -60 डिग्री तापमान में नौकरी कर रहा है मैकेनिक। वॉशिंगटन अमेरिका की बात है। डिजिटल आर्ट की प्रदर्शनी। जर्मनी के डायमंड के रोलिंग मिल में स्थित फिनिक्स लुमियरेस में स्पेनिश आर्टिस्ट सल्वाडोर डाली की डिजिटल मल्टीमीडिया आर्ट का प्रदर्शन प्रदर्शित किया कलाकृतियाँ। और डॉली को अति यथार्थवादी आर्टिस्ट माना जाता है जो अपनी कलाकृतियों के माध्यम से नई दुनिया की संरचना करने में माहिर है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं, और छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं है। ईमानदारी से मेहनत करिए और अपना 100% दीजिए, और टेंशन फ्री होकर तैयारी करिए अपनी। दुनिया की टेंशन लेकर पढ़ोगे कुछ नहीं हासिल होगा। ठीक है।